बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस्तेमाल करते हुए हमने सॉल्व करना है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो आपने ये क्वेश्चन तवज्जो से समझने हैं और ये थोड़े से क्रिटिकल टाइप हैं, यानी मुश्किल भी बच्चों को लगते हैं, लेकिन हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग। अगर आप कंसंट्रेशन के साथ ये वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है ये क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आपको आएगी, इजीली आप ये क्वेश्चन फिर सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले बेसिक रूल्स जो हैं उनको जान लेते हैं कि हमने क्वेश्चंस को किस ऑर्डर में से करना है, किस तरतीब से सॉल्व करना है। आपने इन ऑर्डर को फॉलो करना है, इनको नहीं आपने स्किप करना। ये देखें, सबसे पहले हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी और वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी किस में, टी वेरिएबल में होगी, यानी टी डोमेन में हमें वो इक्वेशन जो है वो दी जाएगी। हमने उसके ऊपर सबसे पहला पॉइंट आ गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन है। दूसरे नंबर पे हमने अब क्या करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है उस इक्वेशन पे अप्लाई कर देनी है। जब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो एक अलजेब्रिक इक्वेशन की फॉर्म में आएगी। अलजेब्रिक इक्वेशन कैसे बनती है उसकी बात मैं अभी बताता हूँ। जब उसे हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास एक सोल्यूशन निकल के आ जाएगा और वो सोल्यूशन होगा एस डोमेन के अंदर। अब हम चलेंगे एस डोमेन में। अब हम जब एस डोमेन में चले जाते हैं तो हम बात कर चुके, जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन एस में होगा उसके ऊपर लैप्लास नहीं अप्लाई होगा, इनवर्स लैप्लास अप्लाई होगा। तो जब एस स्पेस में हम चले जाते हैं तो वहां पे इनवर्स लैप्लास अप्लाई करते हैं। जब हम एस के ऊपर इनवर्स लैप्लास अप्लाई करेंगे तो आंसर वापस हमारा टी में चला जाएगा। तो हमने देखा कि क्वेश्चन भी हमारे पास टी डोमेन में था, यहाँ इनवर्स अप्लाई किया तो वो भी क्वेश्चन का आंसर किस में चला गया, टी डोमेन में। तो ये बेसिक रूल्स हैं जिनको हमें पहले याद करना है, हमें पता होना चाहिए कि ये काम करते हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले चंद एक रूल हैं जो यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं, आपको पहले वो याद करवाना चाहता हूँ। आपको याद होंगे, थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा देता हूँ। इनको हम नाम देते हैं डेरिवेटिव रूल। अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव मौजूद है और उसके ऊपर हम लैप्लास अप्लाई करना चाहते हैं, तो लैप्लास अप्लाई होता है कि ये हमारे पास एस आ जाएगा, यानी जो डेरिवेटिव है, जितना डेरिवेटिव है एस की वो पावर, उसके साथ एफ ऑफ एस यानी फंक्शन इस का एस डोमेन में माइनस एस की पावर 0 और एफ ऑफ 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए लैप्लास इसके बराबर होता है। अगर यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव हो तो देखिए क्या करना है, एस की पावर 2 लिखेंगे, एफ ऑफ एस लिखेंगे और माइनस इसमें से एक पावर कम करनी है। अब एस की पावर हो गई 1, एफ ऑफ 0, अब वो फंक्शन जो दिया गया होगा सिंपल फंक्शन, यहां पर सिर्फ उसकी डोमेन आएगी, यहां पर सिंपल फंक्शन, माइनस फिर इसमें से कम कर दे, 0 हो गया, और इसका डेरिवेटिव। ये बात याद रखिए, जहां जो जितना डेरिवेटिव दिया गया होगा एंड जो क्वेश्चन का होगा, यहां पर जो अप्लाई कर रहे हैं वो इससे एक कम वाले डेरिवेटिव पे होगा। अब देखिए यहां पर अगर थर्ड डेरिवेटिव दे दिया है और उसके ऊपर लैप्लास अप्लाई करना है, एस की पावर थर्ड डेरिवेटिव है तो 3 एफ ऑफ एस माइनस इसमें से एक कम करें, एस स्क्वायर आ गया, फिर एफ ऑफ 0 माइनस फिर एक कम करें, 2 में से एक गया तो 1 आ गया, एफ ऑफ 0 फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस एस ऑफ एस की पावर 0, इसे हम एस ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं, और यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव। तो देखिए वही बात आ गई, अगर तीसरा डेरिवेटिव है तो हमारे पास क्वेश्चन एंड कहाँ पे हो रहा है, सेकंड डेरिवेटिव। अब अगर चौथा डेरिवेटिव आ जाए यहाँ पर तो देखिए उसे कैसे लिखेंगे हम, एस की 4 एफ ऑफ एस माइनस एस क्यूब, एक कम किया, एफ ऑफ 0 माइनस एस स्क्वायर, एफ ऑफ 0 फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर सेकंड, फिर थर्ड, चौथा डेरिवेटिव था, एंड कहाँ पे हो रहा है, तीसरे के ऊपर। और ये ऐसे ही एस की पावर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, यानी पहले फंक्शन, फिर उसका डेरिवेटिव, फिर डेरिवेटिव, फिर डेरिवेटिव एंड सो ऑन। लेकिन कहाँ पर, एट 0 इनपुट, यानी वैल्यू इनपुट की हमने एज 0 सेट करनी होती। अब ये था जनरल फंक्शन के लिए। अगर हमारे पास एक y दे दिया है या x दे दिया है तो उसके लिए कैसा लिखा जाएगा, उसके लिए यहाँ पर हम y ऑफ s लिखेंगे, यहाँ y ऑफ 0 लिखेंगे, यहाँ y ऑफ 0 का
डेरिवेटिव लिखेंगे अगर सेकंड डेरिवेटिव की बात करें। इसी तरह से अगर हमारे पास dx ओवर dt का स्क्वायर दिया गया है तो उसके लिए हम s स्क्वायर x ऑफ s माइनस x ऑफ 0 माइनस s की पावर 0 x प्राइम 0, यानी यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं है, यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव। मैंने दोनों ही सेकंड इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो सेकंड डिग्री इक्वेशन के लिए ही सॉल्व करने होते हैं, इसलिए मैंने ये एग्जांपल से आपको लिया। आई होप आपको ये बात जो है कुछ अंडरस्टैंड हो गई होगी कि किस तरह से जो डेरिवेटिव दिए गए होंगे फंक्शन के वो किस तरह से एक ऑर्डर के साथ डिक्रीज होते हैं और किस तरह से s की पावर कम हो रही है और फंक्शन में डेरिवेटिव इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये आपको रूल पहले याद होने चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है जी, एक सॉल्व करना है हमने इस इक्वेशन को किसके बिहाफ पे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म के हिसाब से। अब देखिए हमने सबसे पहले क्या पॉइंट याद किए हैं, हमने पॉइंट याद किए कि इक्वेशन लिखनी, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। लेकिन इस इक्वेशन में इनिशियल कंडीशन लाजमी दी गई होती है, x ऑफ 0 जो है वो 0.5 के बराबर है और इसका डेरिवेटिव जो है इस फंक्शन का वो -2 के बराबर है, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमने क्या करना है, इस पूरे के ऊपर लैप्लास अप्लाई कर देना है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर लैप्लास अप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से हमने लैप्लास अप्लाई करी। अब लैप्लास इसका 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 हर एक का हमने अलग-अलग लैप्लास जो है वो लिखना है। अब देखिए वही बात जो अभी हमने की कि ये सेकंड डिग्री है तो इसका लैप्लास क्या होगा, एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस माइनस एस एक्स ऑफ 0 माइनस एक्स प्राइम एट 0, जिसके लिए हमने लिखा डी एक्स 0 ओवर डी टी। तो ये हमने इसकी जगह पे ये इतना हिस्सा लिख दिया। अब 4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इस वाले का लैप्लास क्या होगा, अभी सिंगल डेरिवेटिव की बात की तो इसका लैप्लास एक्स एस एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ 0 प्लस एस के ऊपर लैप्लास अप्लाई करें तो ये एक्स ऑफ एस आ जाएगा। ई की -3t इसके ऊपर अगर लैप्लास अप्लाई करें हम तो इसका आंसर होता है 1 ओवर एस प्लस 3। तो ये हम देखें हमारे पास जो क्वेश्चन था टी डोमेन में था, ये इस तरफ टी डोमेन नजर आ रही, लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन किस में नजर आ रहा है, एस डोमेन। इसको अब सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा, तो ये यहाँ पर नीचे इसी के बारे में लिखा है कि ये इसके बराबर है। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में हमने इनिशियल कंडीशन जो है वो पुट कर देनी। तो जब इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे, जहाँ पर आपके पास x ऑफ 0 है वहाँ पर आप रख दें 0.5 मतलब 1 ओवर 2, और जहाँ आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव है एट 0 वहाँ पर -2 रख दें। तो यहाँ पर आपके पास 1 ओवर 2 आ गया, ये माइनस शुरू में था, इसकी जगह हमारे पास आ गया +2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, ये वैसे ही आ गया, इसकी जगह आपके पास 1 ओवर 2 आ गया। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करें आप, जब इसको हम अरेंज करते हैं तो हमारे पास कोई क्वेश्चन इस टाइप का बन के आ गया, एक्स ऑफ एस इनमें से कॉमन आ गया और यहाँ पे क्या बचा, -2 + 2 कैंसिल और बच गया -1 ओवर 2s। ये -1 ओवर 2s इस तरफ आके क्या हो गया प्लस, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई। अब इसके हमने फैक्टर बना लेने हैं। जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये फैक्टर हमारे पास बन जाते हैं x + 3 और x + 1। तो ये इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू अगर हम इस साइड को ले आएँ, डिवाइड कर दें या इधर फैक्टर बना लें, एक ही बात है। तो हमारे पास ये इस तरह से हमने इधर डिवाइड किया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ गया ना वो कुछ देखें इस फॉर्म में आ गया, 1 ओवर s + 3 s² + 4s + 3, ये सेम ऐसे ही दोनों के नीचे हमने डिवाइड किया। अब इसको I1 कह दिया, इसको I2। पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से हमने I1 को भी सॉल्व करना है, I2 को भी सॉल्व करना है। तो जब पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसके फैक्टर बन के s + 3 s + 1 और ये s + 3 एक ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। तो हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से जब सॉल्व किया, a b c की वैल्यू फाइंड की तो वो कुछ ये आ गई और इसमें वैल्यू पुट किया तो I1 हमारे पास ये निकल के आ गया। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये आपको मेथड का पता है तो ये आपने खुद से करना है।
जहाँ से ना समझ आए आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब I2 है हमारे पास, तो ये I2 था हमारे पास। अब इसको भी पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से हमने सॉल्व करना है, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व किया तो A और B की वैल्यू हमने निकाली। अब ये A और B की वैल्यू वापस पुट की हमने, तो हमारे पास जो x ऑफ x था वो हमारे पास कुछ ये एक इक्वेशन बन के आ जाती है। अब इस इक्वेशन में जो कैंसिल हो रहा है उन फैक्टर को कैंसिल कर दें, और यहाँ से 1/s+3 ये वाला फैक्टर कॉमन आ गया, और इन दोनों को हमने आपस में प्लस माइनस कर लिया, और ये -1/s+3 ये बच गया। तो इसको सिंपल किया तो हमारे पास कुछ ये इस तरह से इक्वेशन बन के आ गई। अब आप देखें ये इक्वेशन जो है हमारे पास ये किस डोमेन में है जी, ये है हमारे पास एस डोमेन में। अब जब एस डोमेन में हमारे पास आ जाए कोई भी वैल्यू तो हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, टी डोमेन में, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो टी डोमेन में है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इन्वर्स लैप्लास अप्लाई करना है। तो जब इन्वर्स लैप्लास अप्लाई करेंगे इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब देखें 1/s+3 कोई पावर नहीं है, तो सिंपल e का फंक्शन आएगा। e की पावर यहाँ पर ऑपोजिट साइन लगाना है t के साथ, तो ये +3 है तो आप -3 लगा देंगे। e की पावर -3, ये 1/2 कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा, ये -1/2। अब यहाँ पे क्योंकि पावर आ गई है तो यहाँ पर पावर 2 है तो t आएगा, मतलब ऊपर फैक्टोरियल कितना है 1 का फैक्टोरियल, तो t की पावर 1, और ये हमारे पास e की पावर t, यहाँ पर ऑपोजिट साइन +3 है तो साथ में -3t आ जाएगा। तो यहाँ से कुछ कॉमन आ गया e की -3t, तो ये हमारे पास सिंपल सा इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन जो है इनको सॉल्व करना है। यानी क्वेश्चन करने के लिए आपको इन्वर्स लैप्लास जो है उसका कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए, और आपको रूल्स का पता होना चाहिए। उन रूल्स को आपने फॉलो करना है, सिंपल। अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ, इसे भी सॉल्व करते हैं। अब देखें ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जी, d²y/dt² + 2dy/dt - 3y = et। इसमें y(0) = 1 और y'(0) = 0। ये इनिशियल कंडीशन दे दी है, ये क्वेश्चन दे दिया। अप्लाई करते हैं लैप्लास दोनों साइडों पे। जब लैप्लास अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर आ गया, ये भी 2 कांस्टेंट था शुरू में आ गया, और ये आ गया। अब अगेन वही फार्मूला जो हम पढ़ चुके हैं, जब स्केयर होगा तो s² y(s) - s y(0) - y'(0), क्योंकि s की 0 1 के बराबर है वो नहीं लिखते, प्लस ये 2, इसका लैप्लास किसके बराबर है s y(s) - s(0) 1 के बराबर ना लिखें, s(0) लिख दिया मैंने, y(0) -3y, और ये e की t 1/s - 1। जब हमने ये वैल्यूज इनिशियल कंडीशन अप्लाई की तो हमारे पास कुछ ये इक्वेशन ऐसे बन के आ गई। अब y(s) जिन जिन में है उनमें से वो कॉमन ले लें, बाकी इधर हमारे पास बच गया -s - 2 s की 0। s की 0 1 के बराबर है तो मतलब 2 ही बचा, तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाएं तो ये s + 2 आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 1/s - a। अब ये क्वेश्चन था, यहाँ पे जो बचा था इसके हमने फैक्टर बनाए, तो s - 1 × s + 3, ये हमारे पास इसके फैक्टर आ गए। अब ये हम डिवाइड करते हैं, इधर भी डिवाइड हो जाएगा और इधर भी डिवाइड हो जाएगा। अब इतने हिस्से को हमने I1 कह दिया और इस हिस्से को हमने I2 का नाम दे दिया। जब ये इधर डिवाइड होगा s - 1 ये है और s - 1 ये आएगा, तो s - 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये इसी तरह से हम इसको नाम दे देते हैं y(s) I1 + I2। अब ये दोनों जो है आपने खुद से सॉल्व करने हैं, और ये है हमारे पास I1 और I2। इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो जब पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ I1 का आंसर कुछ इतना निकल के आता है, ये I1 का आंसर आ जाता है, और ये हमारे पास I2 का आंसर है। तो आपने ये सॉल्व करके मैच करना है कि वाकई आपके भी इतना ही आ रहा है। तो ये हम जब इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ये पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, जिनका डिनोमिनेटर सेम है उनको कंबाइन कर लें। तो जब डिनोमिनेटर सेम वालों को हम कंबाइन करते हैं तो आप ये वैल्यू और ये वैल्यू जब कंबाइन करेंगे ये आ जाएगी 11/16 1/s - 1, और स्क्वायर वाली ये एक ही वैल्यू है, ये ऐसे ही आ गई। ये 1/4 था, इसको 1/4 ऐसी फॉर्म में लिख लिया, और ये दोनों आपस में कंबाइन होके 5/16 1/s + 3 आ गया।
अब देखिए ये इक्वेशन आपके पास सारी की सारी किस में आ गई, एस डोमेन में आ गई, लेकिन हमें जो क्वेश्चन गिवन था वो था टी डोमेन में। सो हमने इन्वर्स अप्लाई करके वापस टी में चले जाना है। तो जब इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो हर एक के ऊपर इन्वर्स आ गया। तो जब इसका इन्वर्स देखें क्या है, s-1 ऑपोजिट साइन, क्योंकि कोई पावर नहीं कोई कुछ नहीं, सिंपल ई का फंक्शन आएगा तो ई की 1 आ जाएगी। यहाँ माइनस है तो प्लस आएगा टी के साथ। इधर भी आपके पास यहाँ पर अब स्केयर आ गया, ऊपर 1 है तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे 2 फंक्शन आएंगे, एक फंक्शन नहीं आएगा। तो एक फंक्शन आ गया टी, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 का फैक्टोरियल है तो टी आ गया, और ई की पावर 1t माइनस हो रहा है तो इसलिए 1। अब यहाँ पर कोई पावर नहीं कोई कुछ नहीं, इसका मतलब सिंपल ई वाला फंक्शन आएगा, ई की पावर ऑपोजिट साइन -3t। तो ये आपने इस तरह से इसको याद करना है। ये रूल आपको याद होने चाहिए कि सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन होती है टी डोमेन में, उसका हम लैप्लास अप्लाई करते हैं, उसको सिंपलीफाई करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व करते हैं, एस डोमेन में इक्वेशन बन जाती है, उसके ऊपर इन्वर्स ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं और वो टी डोमेन में चली जाती है, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन इस बात को जहन में रखिएगा, जब भी आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है डिफरेंशियल इक्वेशन पे तो उसमें इनिशियल कंडीशन का होना ज़रूरी है। अगर आपको कहा गया हो लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके इक्वेशन सॉल्व करें और उसमें इनिशियल कंडीशन ना बताई गई हो तो आप कभी भी उस इक्वेशन को लैप्लास के मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। लैप्लास के मेथड में सॉल्व करने के लिए कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये हमारे पास था सॉल्यूशन फाइंड करना डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसमें इनिशियल कंडीशन दी गई हो विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसके साथ ही एक और कंसेप्ट समझ लेते हैं जो कि क्या है, डिराक डेल्टा फंक्शन। हमारे पास डिराक डेल्टा फंक्शन क्या है, ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है। इसको समझने के लिए आप यूं समझें कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो कोई एक ऑब्जेक्ट बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है और उस छोटे से ऑब्जेक्ट पे हमने बहुत लार्ज फोर्स अप्लाई करनी। स्मॉल ऑब्जेक्ट है और उस पर बहुत ही हमने लार्ज फोर्स अप्लाई करनी, लेकिन वो जो बहुत ज़्यादा लार्ज फोर्स अप्लाई करनी है वो बहुत थोड़े से टाइम के लिए अप्लाई करनी है। तो हम जब देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को से इस तरह से हम उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस पॉइंट पे आके हमने लार्ज फोर्स अप्लाई की, तो जब लार्ज फोर्स अप्लाई की तो हमारे पास ये ग्राफ कुछ इस तरह से ऊपर जाएगा। फ़ौरन हमने बंद कर दी फोर्स लगाना क्योंकि बहुत थोड़े टाइम के लिए हमने लगानी थी, तो ग्राफ हमारा कैसे ऐसे ऊपर जाएगा फ़ौरन नीचे आएगा और फिर ये दोबारा अपनी उसी पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन हमें एक इम्पल्स मिल जाएगा, हमें एक इफ़ेक्ट मिल जाएगा। वो इफ़ेक्ट मेजर करने के लिए मैथ के अंदर जो हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं उस फंक्शन का नाम है डेल्टा फंक्शन, और डेल्टा फंक्शन को हम पार्शियल एक्स पार्शियल वाई या किसी भी तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन पार्शियल इसका सिंबल है। और ये वैल्यू आपके पास याद रखना है आपने, इन्फिनिट होती है यानी कि हाई वैल्यू, और दूसरी जो है इसके पास जो ग्राफ आपको मिलेगा वो बहुत ही थिन मिलेगा, बहुत ही बारीक सा ग्राफ मिलेगा, लेकिन हाइट उसकी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होगा। टाइम ड्यूरेशन कम होने के लिए इन्फिनिटली स्मॉल, थिन का मतलब यहाँ पे स्मॉल, लेकिन हाइट उसकी इन्फिनिटली हाई होगा। जब हम उसका एरिया निकालेंगे तो एरिया हमेशा इसका क्या होगा, 1 होगा। इसमें ये आपने कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से याद रखना है कि जितने भी डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन होते हैं उनमें जो हमारे पास एरिया होता है वो हमेशा 1 के बराबर है, जिसको कुछ इस अंदाज से लिख सकते हैं, -इन्फिनिट टू इन्फिनिट पार्शियल टी और डी टी ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है डेल्टा जिसमें हमारे पास एक पॉइंट 1/2 है माइनस का और एक पॉइंट है 1/2, अब हम चाहते हैं ये पॉइंट इंटरवल कम करें, जैसे जैसे इंटरवल कम करते जाएंगे हाइट जो है उसकी बढ़ती जाएगी, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट ओवरऑल कितना रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। तो हाइट अगर 1 है तो विड्थ भी 1 है तो एरिया 1 आएगा, हाइट 2 विड्थ 1/2 एरिया अगेन 1। मतलब डेल्टा फंक्शन जो है आपके पास अप्लाई होता है फॉर वेरी वेरी शॉर्ट इंटरवल के लिए, लेकिन जो आपको हमेशा आंसर देगा एरिया का या जिस फंक्शन के ऊपर हमने डेल्टा फंक्शन को अप्लाई करना है उसमें आपको वो आंसर हमेशा
1 का देता है, इसीलिए हम डेल्टा फंक्शन जो है उसको एक किक फंक्शन का नाम देते हैं कि ये क्या करता है, किक लगाता है और उसको इन्हेंस कर देता है उसके इफ़ेक्ट को। इस तरह से अगर बात की जाए इसके इस्तेमाल की कि यह कहाँ इस्तेमाल होता है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर इस्तेमाल होता है। जब हमने कैलकुलेशंस करनी होती है, मैक्सवेल्स इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है किसी कंडक्टर के लिए, किसी वेव गाइड के लिए, तो उसके अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और एमएमपी के अंदर, मैथमेटिकल मेथड फिज़िक्स के अंदर भी इसको हम इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।